Good morning, everyone. So, as you know, our topic stationary waves is going on. और इस टॉपिक में मैंने लास्ट टाइम आपको ग्राफ एक्सप्लेन किया था. ओके तो ग्राफ कैसे बनाना है दिस वाज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, लेकिन अब एक्सप्लेन होगा ग्राफ का जो ये 5 जो पार्ट्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन है ग्राफ, दैट विल बी एक्सप्लेन्ड. ओके तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आई विल स्टार्ट फ्रॉम द डायग्राम एंड फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डायग्राम. सो हम ग्राफ के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. अब इसके लिए आपको कैसे लिखना होगा, तो वंस आई एम शोइंग यू हियर कि आपको लिखना यहाँ पर कैसे है. तो देखिए जो हेडिंग था आपका ग्राफिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव्स. तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग लिखा है एट टी इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है 5 पार्ट्स हैं. सबसे पहले टाइम इंटरवल, जो टाइम इंस्टेंट है, जो जहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है वहाँ आपको लेना है 0, क्योंकि ये आपको पता है कि वेव के स्टार्ट होने वाला जो टाइम है, जो पोजीशन है, वो क्या ली गई. तो सपोज दैट अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर जो टाइम है जहाँ से वेव ने ओरिजिन से स्टार्ट किया था तो वो टाइम 0 है. उसके बाद अगर वेव यहाँ पहुँच जाती है तो टाइम हो जाता है t/4, क्योंकि ये 1/4 पार्ट है. वेव लेंथ λ/4 होगी तो टाइम t/4 होगा. अगर वेव यहाँ पर पहुँच जाती है तो टाइम होगा t/2, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड. और अगर वेव यहाँ होती है तो 3t/4. ओके, और यहाँ पर अगर पहुँच जाती है तो कंप्लीट टाइम पीरियड t के इक्वल टाइम होगा. ओके, तो आपको क्या करना है, आपको जो है वो टाइम t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है. फिर 1 बाई 1 हमारे हर एक पोजीशन को जो है एक्सप्लेन करते जाएंगे. ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0. तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है जो हर एक हेडिंग में एक्सप्लेन करना है आपको. सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि अगर दोनों वेव्स, जैसे आपको पता है कि यहाँ 2 वेव्स कौन सी हैं, तो एक तो वेव है यहाँ पर ये इंसिडेंट वाली, और दूसरी जो रिफ्लेक्टेड जिसको आप डॉटेड डायग्राम से बना रहे हैं, और थर्ड उसके ऊपर बनी है रिजल्टेंट वेव. तो आपको क्या करना है यहाँ पर, अगर आपको इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड है डॉटेड और जो सॉलिड कर्व है बीच वाला, उनको ध्यान से देखना है. अगर वो दोनों एक साथ एक ही पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक साथ दोनों मैक्सिमम होते हैं, ये लाइंस मैच कर रही हैं, एक साथ दोनों 0 होते हैं, फिर एक साथ जो है नेगेटिव डायरेक्शन में मिल रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो आप बोलेंगे 2 वेव्स आर इन सेम फेज. अगर वेव्स सेम फेज में होती हैं तो उसका मतलब होता है कि जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का वो क्या हो जाएगा, जो दोनों का अलग अलग इंडिविजुअल जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनका सम होगा. तो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड फर्स्ट वेव का ए है, सेकेंड वेव का ए है, तो रिजल्टेंट वेव का कितना हो जाता है 2a. ऐड कर देना है. तो क्या बोलेंगे आपके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ दैट ड्यू टू ईच इंडिविजुअल वेव. और एक चीज़ और बतानी है कि इस पोजीशन में जो पार्टिकल्स होते हैं सारे, वो अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होते हैं. तो ऑल द पार्टिकल्स आर एट देयर पोजीशंस ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. ये 3 लाइंस बस आपको लिखनी है. ओके, फर्स्ट लाइन क्या होगी, द 2 वेव्स आर इन सेम फेज. दैट इज़ के आगे जो लिखा है वो आपको नहीं लिखना है, इतना काफ़ी है कि द 2 वेव्स आर इन सेम फेज. दूसरी लाइन आप लिखेंगे कि एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज ट्वाइस ऑफ दैट ड्यू टू ईच इंडिविजुअल वेव. और थर्ड लाइन आप लिखेंगे कि ऑल पार्टिकल्स आर एट देयर पोजीशंस ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. ओके, अब बात करते हैं सेकेंड डायग्राम की. t इज इक्वल टू t/4 पर क्या होता है. तो अब जब टाइम बढ़ेगा तो वेव जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे आउट ऑफ फेज होना स्टार्ट होती है. तो t/4 का मतलब, जब हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं कि एक वेव ने इतना कवर कर लिया है, दूसरी वेव इससे पीछे रह गई है, तो दोनों में क्या चेंजेस आते हैं. तो आपने देखा कि इस पोजीशन में जब टाइम t/4 था तो उस पोजीशन में आपको कुछ नहीं एक्सप्लेन करना है, जो उसमें लिखा है उसके जैसा नहीं लिखना है, बल्कि आपको हर एक बार में जो हेडिंग्स हैं आपके, उन हेडिंग्स में जो लैंग्वेज लिखी है उस लैंग्वेज को रिलेट करना है, लगभग एक जैसा लिखना है. तो पिछली बार आपने लिखा था 2 वेव्स आर इन सेम फेज, तो अब की बार आप लिखेंगे द 2 वेव्स आर इन अपोजिट फेजेस. ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखना भी आसान होगी, क्योंकि लास्ट टाइम सेम फेज था, इस बार अपोजिट फेजेस है. दूसरी लाइन आपकी थी कि एम्पलीट्यूड विल बी द ट्वाइस ऑफ ड्यू टू ईच इंडिविजुअल वेव. तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेव्स लगभग अपोजिट फेज में इस तरह से मिल रही हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव विल बी 0.
ओके, एक लाइन आपको ये बतानी है। तीसरी लाइन ये बतानी थी आपको कि ऑल द पार्टिकल्स आर एट देयर पोजिशंस ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर आप बताएंगे कि ऑल द पार्टिकल्स आर at their mean positions या all the particles are passing through their mean positions। और उसके साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि resultant wave is the central straight line। जहाँ भी वेव जो है वो मिडिल लाइन से दिखाई गई है, ऐसा वाला आपको स्ट्रक्चर मिलता है, तो वहाँ ये लाइन लिखनी कंपलसरी है कि रिजल्टेंट वेव इज द सेंट्रल स्ट्रेट लाइन, ताकि आपको रिजल्टेंट वेव कहाँ है ये आप बता सकें। ओके, तो ये T/4 का एक्सप्लेनेशन हो गया। साथ ही साथ आप चाहें तो डायग्राम में भी इसको क्लियरली देख सकते हैं कि ये डायग्राम में कहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए फर्स्ट वाला डायग्राम यानी कि T=0 वाला ये था कि द टू वेव्स आर इन सेम फेज, और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है वो ट्वाइस है, और जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन में। दूसरा डायग्राम T/4 वाला ये बना है, इसमें अपोजिट फेजेस हैं, और इसमें जो वेव है वो रिजल्टेंट वेव सेंट्रल स्ट्रेट लाइन है, और इसमें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी 0। तो ये सारे पॉइंट्स जो है इसमें डिस्कस हो गए। अब थर्ड फिर से यहाँ आते हैं, तो द टू वेव्स आर अगेन इन सेम फेज। ठीक है, तो आपको एक्सप्लेनेशन में वही लाइंस फिर से 3 लेनी है, लेकिन चेंज कैसे होगा, क्योंकि अगर फिर से वही लिख देंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन माना जाएगा। तो ध्यान ये रखिएगा कि जब इसको स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट तो वहीं से करेंगे कि द टू वेव्स आर अगेन इन सेम फेज बट अपोजिट टू डायग्राम ए, ये लिख देंगे अगर आप अपोजिट टू डायग्राम फर्स्ट या अपोजिट टू द सिचुएशन विच इज़ एट T=0। तो क्लैरिफाई हो जाएगा कि अपोजिट है, मतलब अगर इसका यहाँ पर क्रेस्ट बन रहा था तो इसका यहाँ पर ड्रॉ है। ओके, तो द टू वेव्स आर अगेन इन सेम फेज, और बाकी जो भी था कि एम्पलीट्यूड विल बी ट्वाइस, और जो पार्टिकल्स है वो क्रॉसिंग देयर पोजीशंस ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से अब फोर्थ का भी क्लियर हो गया कि आपको क्या लिखना है, जस्ट सिमिलर टू डायग्राम 2 लेकिन लिख देंगे बट अपोजिट टू डायग्राम 2, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो है सॉलिड कर्व नीचे आ रहा है, इसमें सॉलिड कर्व ऊपर आ रहा है। और जब आप फिफ्थ डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे तब आप क्या लिखेंगे कि फिर से वही लाइंस रिपीट होनी है कि द टू वेव्स आर अगेन इन सेम फेज जस्ट सिमिलर टू डायग्राम फर्स्ट, ये लिख देना, क्योंकि फर्स्ट डायग्राम और फिफ्थ डायग्राम बिल्कुल एक जैसे हैं। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है इसमें। और जो कल मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं वो पोजीशन कहलाती है एंटी नोड, और उसको ए से शो किया जाता है। तो ये वाले पोर्शंस आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम से ज़्यादा क्लियर देख सकते हैं, ये वाले जो डायग्राम्स है इनमें यहाँ एंटी नोड बन रहा है, यहाँ पर एंटी नोड बन रहा है, इन सारी पोजीशंस पर एंटी नोड है। और जहाँ पर पार्टिकल्स 0 पे आ जाते हैं, जैसे ये वाली जो पोजीशंस हैं, इन सारी पोजीशंस पर क्या बन रहा है, नोड। तो नोड और एंटी नोड का मतलब होता है, एंटी नोड मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और नोड्स मीन्स 0 डिस्प्लेसमेंट। ओके, इनके बारे में मैंने कहा था आपसे कि ये पोजीशंस या डिस्प्लेसमेंट्स हैं, जैसे आपको पता है कि यहाँ तक λ/4 डिस्टेंस कवर होगा, फिर λ/2, देन 3 λ/4 एंड λ। इसी तरह से दूसरे वाले ऑसिलेशन के लिए लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है था ग्राफिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव्स जो है दैट इज़ फिनिश्ड हियर। ओके, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इस टॉपिक को जब आप जो है वो करते हैं स्टडी, तो हमेशा इसमें डायग्राम को एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि डायग्राम जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का पार्ट आपके हाथ में है, एक्सप्लेनेशन आप अपने आप से लिखेंगे, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन अगर डायग्राम रॉन्ग बना है तो ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन विल ऑल्सो बी रॉन्ग। ओके, उसके बाद अगेन वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ देयर जिसका हेडिंग है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स। ओके, तो स्टेशनरी वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रॉपर्टीज़, स्टेशनरी वेव्स के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता भी हैं कि ये वेव्स जो हैं वो 2 वेव्स का कॉम्बिनेशन होती हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स। दूसरी बात आपने पढ़ा है कि ये वेव्स जो हैं इनमें मैक्सिमम और 0 डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स को एंटी नोड्स कहते हैं, 0 को नोड्स कहते हैं। वही सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देने हैं। ओके,
तो ये हेडिंग कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ जाता है, 5 मार्क्स में है तो ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, और अगर 2 या 3 या 1 मार्क में आता है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो हेडिंग है आपका नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स। ओके, तो चलिए आते हैं 1 बाई 1 सारी प्रॉपर्टीज़ पर। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ लिखा है, in a stationary wave the disturbance doesn't advance forward, the condition of crust and trough merely appear and disappear in fixed positions to be followed by opposite conditions after every half the time period। तो इतना सब कुछ लिखने की जगह, इतना बड़ा पॉइंट बनाने की जगह आप लिख सकते हैं कि इन स्टेशनरी वेव्स द कंडीशंस ऑफ crest and trough appear, ये merely वर्ड हटा दीजिएगा, appear and disappear in fixed positions। ओके, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। उस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पर जो क्रस्ट और ट्रॉ की जो पोजीशंस है, क्योंकि वेव जो है वो टाइम के साथ में फेज चेंज कर रही है, तो कभी वेव सेम फेज में आ जाती हैं, कभी आउट ऑफ फेज हो जाती हैं, तो इसकी वजह से जो क्रस्ट और ट्रॉ की पोजीशंस हैं वो टाइम टू टाइम जो है वो अपीयर और डिसअपीयर हो रही हैं और फिक्स्ड पोजीशंस में हो रही हैं। फिक्स्ड पोजीशंस का मतलब जैसे वेवलेंथ जो है आपकी, उतना डिस्टेंस जो है वो हर एक के लिए इक्वल है। जैसे आपको ये जो आपने रीजन्स बनाए थे जब इस डायग्राम को ड्रॉ किया था, तो फर्स्ट रीजन था आपका ये λ/4, फिर λ/2, ये फिक्स्ड पोजीशंस है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको इतना लिखना है। ओके, सेकेंड पॉइंट आता है आपका, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम except those at nodes execute simple harmonic motion with the same time period about their mean positions। तो यहाँ पर पॉइंट से क्लियर ही है कि जैसे अगर आपका डायग्राम इस तरह का बन रहा है लाइक दिस, तो नोड्स कहाँ बन रहे हैं? नोड्स यहाँ बन रहा है जहाँ जहाँ जीरो आ रहा है। तो नोड्स को छोड़ के बाकी के जो पॉइंट्स हैं, तो बचा कौन सा रीजन? दिस वन एंड दिस वन। इन रीजन में आप देख रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन के दोनों साइड, यानी कि या तो यहाँ है या फिर यहाँ है, मीन पोजीशन के दोनों साइड क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि वाइब्रेट कर रहा है, अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट था। फिर थर्ड पॉइंट है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव द मीडियम इज ब्रोकन इनटू लूप्स और सेगमेंट्स between equally spaced points called nodes which remain permanently at rest, and midway between them are points called antinodes where the displacement amplitude is maximum। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, यहाँ पर आप ये इसको स्किप कर सकते हैं, मीडियम इज ब्रोकन इनटू लूप्स और सेगमेंट्स। इसकी जगह आप यहाँ से लिखेंगे कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव द मीडियम इज डिवाइडेड इनटू 2 parts, some points called nodes which remain permanently at rest, and some points called antinodes where the displacement is maximum। तो ये देख रहे हैं इस तरह के सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, जो यहाँ बताया गया, एक लूप ऊपर बन रहा है, एक लूप नीचे बन रहा है। इनमें ये जो नोड्स हैं ये फिक्स हैं, इनमें डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, जो एंटी नोड्स हैं वहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। ओके, फिर आता है आपका फोर्थ पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स इज λ/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है आपको कि 2 नोड्स के बीच की डिस्टेंस या 2 एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? हमेशा λ/2। तो एक बार यहाँ देख भी लीजिए, जैसे यहाँ पहला नोड यहाँ बन रहा है, दूसरा नोड यहाँ बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? λ/2, क्योंकि वन कंप्लीट ऑसिलेशन की जो डिस्टेंस है वो लैम्डा होगी, तो यहाँ तक की डिस्टेंस λ/2 होगी। इसी तरह से अगर आप एंटी नोड देखें तो एक एंटी नोड यहाँ है, एक एंटी नोड यहाँ है, आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? λ/2। तो याद रखिएगा हमेशा कि ये 2 सक्सेसिव नोड्स या एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस λ/2 होती है। इसी के साथ एक पॉइंट और आएगा कि एक नोड से लेकर दूसरे एंटी नोड तक की जो डिस्टेंस होती है वो λ/4 होती है। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये पॉइंट आगे अगर नहीं आता है तो आप नोट कर लेंगे, अगर आ जाता है तो आप उसी के साथ में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका, द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द पार्टिकल्स आर डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो ये तो क्लियर है कि हर एक पॉइंट पे एम्पलीट्यूड अलग होगा, क्योंकि जैसे अगर आप डायग्राम ऐसे बनाते हैं तो यहाँ एम्पलीट्यूड इतना है, फिर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होगा। द एम्पलीट्यूड वेरीज ग्रेजुअली फ्रॉम ज़ीरो, तो यहाँ ज़ीरो था एम्पलीट्यूड, फिर वेरी कर रहा है एट नोड्स टू मैक्सिमम एंटी नोड्स। तो ज़ीरो नोड से लेकर एंटी नोड तक वेरी करता है और ज़ीरो से लेकर मैक्सिमम तक वेरी करता है। ओके,
तो ये आपका 5th पॉइंट तक डिस्कस हो गया है। 6th पॉइंट से हम नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।